विजदान के हाथ पकड़ लेने पर उफक ने रोना शुरू कर दिया था, जिस पर विजदान फुकलाया था। तब ही वो उसका हाथ छोड़ता पीछे होते बोला था, जिस पर उफक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए उसे देखा था। मुझे नहीं पता गाड़ी क्यों रुक गई, मैं इसे ही देखने के लिए उतर रहा था। ये तो मैंने बस ऐसे ही मजाक किया था। उफक के रोने पर विजदान को अपना दिल डूबता महसूस हुआ था, जिस पर वो उसे जल्दी से सारी बात तफसील से बताता सॉरी कर गया था, जिस पर उफक ने नम आंखों से उसे खफगी से घूरा था। दूर रहें, आंसू साफ कर रहा था, मैं खुद कर लूंगी। उफक की आंखों से फिसलते आंसुओं को साफ करने के लिए विजदान ने हाथ आगे बढ़ाया था, जिसे वो खफगी से दूर धकेलती गोया हुई थी, जिस पर वो अपने लब दबाता गाड़ी से उतरा था। हेलो उफक, कहाँ हो? अब तक घर नहीं आई तुमने मौसम और वक्त देखा है? 10 मिनट से विजदान को गाड़ी ठीक करते हुए उफक को अब डर लगने लगा था कि जब विजदान की पॉकेट में रखा उफक का मोबाइल रिंग हुआ था। पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखने पर स्क्रीन पर ब्लिंक करता मशल का नाम देखते विजदान ने कॉल अटेंड करते उफक की तरफ बढ़ाया था। अभी वो कुछ कहती कि मशल की फिक्रमंद आवाज स्पीकर से आई थी। गाड़ी का बोनट बंद करता वो गाड़ी में आ बैठा था और अब वो उफक को इशारों में 5 मिनट में कहने का इशारा करता सीट बेल्ट बांध गया था। भाभी, मैं बस आ रही हूँ 5 मिनट में। ठीक है, तुम हो किसके साथ? विजदान का इशारा समझती उफक ने उसे परेशान न होने का कहते 10 मिनट में घर पहुंचने का कहा था, जिस पर उफक की तरफ छाई खामोशी महसूस करती मशल ने परेशानी से पूछा था। भाभी, दोस्त है, मैं बस 5 मिनट में घर आकर मिलती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। विजदान को गाड़ी स्टार्ट करते हुए देख उफक ने मशल को बात करने का कहते कॉल डिस्कनेक्ट की थी। नाराज हो उफक? खामोशी से ड्राइव करते विजदान चुप बैठी उफक पर नजर डालते पूछ रहा था। नहीं होना चाहिए। अपने मोबाइल को गोल गोल घुमाती उफक ने बगैर उसकी तरफ देखे आहिस्ता से कहा था, जिस पर विजदान ने स्टीयरिंग पर ग्रिप सख्त की थी। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मजाक कर रहा था। उफक को देखते विजदान ने लहजे में शर्मिंदगी लिए कहा था। अगर तुम अब भी नाराज हो तो सॉरी कहो तो कान पकड़ लूं। चौहान मेंशन के सामने गाड़ी रोकते विजदान को उफक को मुसलसल चुप पाते हुए हकीकतन अपने किए अमल पर शर्मिंदगी हुई थी। वो तो बस उफक को खुद से डरते देखकर मजा लेना चाहता था, पर उफक की आंखों में नमी देखकर वो खुद कमजोर पड़ गया था। पकड़े कान। सामने नजर आते अपने घर को देखती उफक ने लहजे में शरारत समोए उसे कान पकड़ने का कहा था। ओके सॉरी, दोबारा कभी ऐसा मजाक नहीं करूंगा। हाँ हाँ। उफक के एक कहने पर विजदान ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते दूसरे हाथ से कान पकड़ते हुए सॉरी कहा था, जिस पर विजदान की हालत देखती उफक कहका लगा गई थी। आप कान छोड़ें, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था, तो अब आपसे मजाक कर रही थी। उफक को हंसते देख विजदान मबहूत हुआ था कि उफक ने उसके कान से हाथ हटाते उसे एक और झटका दिया था। शुक्रिया। रुको। विजदान को देखती उफक नर्म मीठे लहजे में उसका शुक्रिया अदा करती गाड़ी से उतरने लगी थी, जब विजदान ने उसका हाथ पकड़ते उसे रोका था। मैं मोहब्बत में इस मुकाम पे हूँ जहाँ मेरी जात में रहती है तेरी जात मुसलसल। जी, ये मोबाइल तुम्हारा? विजदान के हाथ पकड़ने पर उफक ने धड़कते हुए दिल से बमुश्किल पूछा था, और यही कुछ हाल मुकाबिल बैठे विजदान का था, जो आज बार बार उफक को देखता खो रहा था। पर वो उफक के पूछने पर हवास में लौटता नीचे गिरा उफक का मोबाइल उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ाया था, जो गाड़ी से उतरने के चक्कर में उफक की गोद से गिर गया था। ओह थैंक यू। अपनी बेवकूफी पर वो माथे पर हाथ रखती उससे मोबाइल लेती गाड़ी से उतरी थी। उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। उफक को जाते हुए देख विजदान ने झिझकते हुए कहा था, जिस पर वो मुस्कुराकर घर की सिमत बढ़ी थी। नौफिल, तुम यहाँ कब आए पाकिस्तान? विजदान के कॉल करके बुलाने पर शावेज क्लब में आया था और अपने सामने खड़े नौफिल को देखकर क्लब में तेज वॉल्यूम में चलते म्यूजिक की वजह से शावेज ने हैरान होते कहा था, यार तुम्हारे निकलने के बाद ही मेरी फ्लाइट मिल गई थी। शावेज से मिलते नौफिल ने मुस्कुराते हुए कहा था। कहाँ है विजदान? नौफिल से मिलते हुए शावेज ने विजदान की तलाश में नजर घुमाते हुए पूछा था। वो देख सामने। शावेज के पूछने पर नौफिल उसके कंधे पर हाथ रखता डांस फ्लोर पर नाचते विजदान की तरफ इशारा करता मुस्कुराया था, जहां वो शर्ट की बाजुओं को कोहनियों से ऊपर तक फोल्ड किए शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले डांस में मगन था। लड़कों की उंगली पे नाचे है जमाना और लड़कों की उंगली पे नाचे है जमाना। डांस फ्लोर पर वो अपनी उंगली को गोल गोल घुमाता साथ में डांस करती लड़की को अपने करीब कर गया था, जो उसकी पेशानी पर बिखरे बाल साइड करने लगी थी जब वो उसे गोल घुमाता खुद से दूर कर गया था। सिंपल, ये फंडा है कुड़ियों का फसाना। लौटे नहीं लौट जाएंगे, चीते नहीं फट जाएंगे, कुड़ियां हैं जेबों में रख ले। वेस्टर्न ड्रेस में नाचती हुई लड़की की वेस्ट पर हाथ डाले वो डांस करने में इतना मगन था कि उसे अपने जेब में वाइब्रेट होते फोन की खबर नहीं हुई थी, जबकि उसे इसी तरह नाचते देख शावेज ने अपनी आईब्रो रेज की थी। कुड़ियां नु ठगले 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 कुड़ियां नु ठगले ठगले। अपने दोनों हाथों में लड़कियों को लेता विजदान खुशी से उनके साथ नाचता गाने एंजॉय कर रहा था
और वहीं उसकी ये खुशी शावेज को परेशान कर रही थी। तभी वो आगे बढ़ता डांस फ्लोर पर आता, विजदान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच लाया था। लड़कों को लगता है इजी जीत जाना, ओ लड़कों को लगता है इजी जीत जाना। क्या हो गया शाबी? शावेज को उसे इन लड़कियों के बीच से निकाल लाने पर विजदान बदमजा हुआ था। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या हुआ है? आज विजदान की आंखों में एक अलग चमक थी जो शावेज को परेशान कर रही थी। इस बार इनको हारा है देखना। बड़ी बड़ी हांके हैं, यूं ही हवा फांके हैं, जेबें भरी खाली हैं अकलें। ओहो! विजदान शावेज की बात न सुनते विजदान ने फ्लोर पर डांस करती लड़की को देखकर चिल्लाया था। जब शावेज ने उसे कंधे से पकड़ते झंझोड़ा था। होना क्या है शाबी, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मैं जीत गया। पूरे 1.5 माह की मेहनत के बाद मैं जीत गया। क्या जीत गया? शावेज के पूछने पर उसके गले लगते विजदान ने अपनी खुशी उससे शेयर की थी, जिस पर शावेज ने आईब्रोज काते पूछा था। यार, डॉक्टर रोहेल ने कहा है मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। शावेज की मशकूक नजरों से खाइफ आते विजदान ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर रोहेल से आज सुबह हुई मुलाकात का बताया था, जबकि वो अपनी खुशी की असल वजह छुपा गया था, जिसकी खुशी में आज वो जश्न मना रहा था। और वो खुशी थी 1.5 माह के लंबी कॉल्स, मैसेजेस और बात बात पर उफक से अपनी झूठी मोहब्बत का इजहार करना कारआमद साबित हुआ था। आज वो उस मासूम खूबसूरत हसीना के दिल तक रसाई हासिल कर चुका था और उसे अपने आगे की मंजिल बहुत आसान लगने लगी थी। मुंडिया नु ठग ले, ठग ले, ठग ले, मुंडिया नु ठग ले। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सिर्फ ये बात नहीं है। विजदान का मुंह अपनी तरफ करते शावेज ने उसे बगौर देखते हुए पूछा था। यही बात है, ज्यादा मत सोचो और चल एंजॉय कर मेरे साथ। शावेज के तेवर देख विजदान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा था, जिस पर वो अपना हाथ छुड़वाता गर्दन नफी में हिला गया था। चल नौफिल, तू भी। नहीं भाई, तू कर एंजॉय। तू ठहरा छुड़ा, पर अगर अरूज को पता चल गया ना तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। नौफिल को देखते विजदान ने उसे भी ऑफर की थी, जिस पर वो अपनी बीवी की कही बात याद करता हाथ खड़े कर गया था। हा, डरपोक, चल ना शाबी, तू चल। नहीं, तू जा, हम यही ठीक हैं। गाने के बोल एंजॉय करते विजदान ने नौफिल का मजाक उड़ाते शावेज को कहा था, जो उसे जाने का कहता हाथ छोड़ गया था। चलो, मर्जी है। शावेज और नौफिल के इनकार पर वो अपने बालों में हाथ मारता डांस फ्लोर की सिमत बढ़ा था, जिस पर नौफिल ने शावेज को देखकर गर्दन हिलाई थी। जितनी घास डालो तारीफें निकालो, इतने ही इनके भाव बढ़ते हैं। मौका ताड़ते हैं, चौका मारते हैं, हाथ पकड़ा दो सर पे चढ़ते हैं। तोड़े इनकी चाले, शे पे मात दे डालें। ये मजा मजा ले कि चख ले। ठरकी कहीं का। विजदान को लड़कियों के साथ बेबाकी से डांस करते देख शावेज मुंह ही मुंह बुड़बुड़ाया था और फिर अपनी ही बात पर मुस्कुराने लगा था। मुंडिया नु ठग ले, ठग ले, मुंडिया नु ठग ले, ठग ले, कुड़ियां नु ठग ले, ठग ले, कुड़ियां नु ठग ले, ठग ले, ठग ले, ठग ले। शाबी बुला रहे हैं। गाने के खत्म होते ही लड़की ने विजदान को अपने पीछे आने का इशारा किया था, जिस पर वो शौकी से हंसता हुआ शावेज और नौफिल को बताने आया था। तो चला जाता, यहाँ क्यों आ गया? हुक्म, रुको विजदान। ओ प्लीज शाबी, आज नहीं। विजदान की हरकतों से मजा लेते नौफिल ने आंख दबाते उसे जाने का कहा था, जिस पर वो सर को खम देता जाने के लिए मुड़ा था, पर शावेज की आवाज पर वो रुकता, मुड़कर उसे देखता बोलता हुआ रुका नहीं था। ये पागल हो गया है, इसने पी तो नहीं ली? विजदान को ना रुकते देख शावेज ने परेशानी से कहता उसके पीछे जाने के लिए खड़ा हुआ था कि सामने किसी से बात करता विजदान वापस आता दिखाई दिया था। मैं एक दोस्त की पार्टी में आया था। शावेज को आने का इशारा करता विजदान मोबाइल कान से लगाए बात कर रहा था। बात करता बाहर की तरफ बढ़ा था। न जाने उसकी कितनी लड़कियों से कांटेक्ट हैं। शावी, नजर रख इस पर, हमारे लिए खतरे की घंटी है, वो देख। सामने शीशे से नजर आते विजदान को हंस हंस कर बात करते हुए देख नौफिल ने शावेज को भी इसकी तरफ मतवज्जो किया था। काश इसका कहीं चक्कर चले। चल घर चलते हैं, देर काफी हो गई है। नौफिल की बात को सीरियस ना लेते शावेज ने ऑरेंज जूस खत्म किया था और नौफिल को चलने का कहा था। वो जो अपनी खुशी में खोया बहुत बड़ी गलती करने चला था, पर ऐन वक्त पर उसे म्यूजिक कम होने पर अपना फोन बजता हुआ महसूस हुआ था, जिस पर वो अपना फोन पॉकेट से निकालता, जिस पर उफक की कॉल देखकर वो हैरत अंगेजी से मुस्कुराया था, जैसे वो इसी के इंतजार में था। तभी वो उस लड़की को वहीं छोड़ता मोबाइल कान से लगाता वहां से निकला था। आज उसने उसे इस काम से बचाया था। वो शायद जो जोश में आते कर गुजरने के बाद सारी जिंदगी नदामत अपने सर करता। हेलो ब्रदर, एंजॉय। फोन पर मसरूफ विजदान के पास आते एक नौजवान लड़के ने उसे ड्रिंक ऑफर की थी, जिस पर मुस्कुराते हुए विजदान ने फौरन उसे लेते ही एक सांस में पी ली थी। हेलो विजदान, आप सुन रहे हैं? यस, तुम्हें ही सुन रहा हूँ और सारी जिंदगी सुनना चाहता हूँ।
विजदान को खामोश पाते उफक ने आहिस्तगी से कहा था, जिस पर वो खुमार ज़दा लहजे में गोया हुआ था। मिस कर रही हो मुझे? नहीं तो बस ऐसे ही कॉल की थी। उफक की आवाज़ सुनता हुआ वह बावर पी गया था। ड्रिंक उसका खुमार बढ़ा रही थी, जिसकी वजह से वो उफक की कॉल करने पर मोहब्बत से पूछ रहा था, जिस पर उफक ने उसे याद करने से ज़्यादा फिक्र को तरजीह दी थी। वो अपने दिल के कहे से मुकरती झूठ बोल गई थी, पर मैं मिस कर रहा हूँ तुम्हें फिर से अपने सामने चाहता हूँ, बहुत करीब। उफक के इनकार पर वो मुस्कुरा कर कहता उफक को सांसें रोकने पर मजबूर कर गया था। चलें विजदान। गाड़ी से टेक लगाए खड़े विजदान को फोन पर मसरूफ देख शावेज ने बुलंद आवाज में कहा था, ताकि वो फोन पर मौजूद जो कोई भी है सुन ले। शावी तुम जाओ, मुझे कहीं और जाना है। शावेज को देखते विजदान ने बंद होती आंखों पर जोर डालते हुए उसे देखने की कोशिश की थी। जूस में शामिल ड्रिंक की वजह से उसे अब सब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तुमने पी है? विजदान को कुछ कहने से खुद को बाज रखते शावेज ने उसके हाथ से फोन लेते बंद किया था और उसे गुस्से से देखते हुए पूछ रहा था, जिस पर वो नफी में गर्दन हिलाता आपसे मोबाइल मांगने लगा था। गर्दन हिलाता शावेज से मोबाइल मांगने लगा था। कोई शर्म है तुम्हें? हो क्या गया? शावी ये कोई मजाक नहीं हो रहा। मोबाइल। शावेज के पूछे गए सवाल को नजरअंदाज करते विजदान ने उसे अपना मोबाइल लिया था। नौफिल तुमने इसे रोका नहीं? नहीं नहीं, इसने नहीं पी। विजदान की सुर्ख आंखें देख शावेज खामोश खड़े नौफिल को देखा था, जिस पर वो डगमगाया था। तो ये क्या है? अच्छी खासी पी रखी है इसने। नौफिल के इशारा करने पर शावेज ने मोबाइल में नंबर मिलाने की कोशिश करते विजदान को देखकर कहा था, अब इसे घर छोड़ना होगा। यार मैं अगर घर इसे छोड़ने गया तो देर हो जाएगी। तुम्हें पता है मेरा घर काफी दूर पड़ता है। तुम्हारे मतलब विजदान के घर से। शावेज का इशारा समझते नौफिल ने टाइम देखते हुए उसे मना किया था, जिस पर शावेज ने परेशानी से विजदान को देखा था। ठीक है तुम जाओ, इसे मैं घर ले जाता हूँ। शावी नहीं, तुम इसे अपने घर नहीं ले जा सकते। नौफिल को जाने का कहते शावेज ने विजदान को अपने साथ घर ले जाने का सोचा था कि नौफिल ने उसे वहां जाने से रोका था। तो मैं इसे यहाँ भी नहीं छोड़ सकता। नौफिल की बात समझते शावेज ने परेशानी से उसे बालों में हाथ मारते हुए कहा था, तुम इसे बाहर तक छोड़ आओ, अंदर नहीं जाना। अंदर ये खुद चला जाएगा। मैं भी चलता हूँ, घर से फोन आ रहा है। नौफिल जो अच्छे से जानता था शावेज और वहाब साहब के बीच हुई तकरार के बारे में, तभी वो उसे आसान हल देता अपने फोन पर आती अरूज की कॉल देखकर जाने के लिए मुड़ा था। क्या किया है वजदान ये तुमने? शावी वजी कहो, जैसे पहले कहते थे। वजदान के कंधे पर हाथ रखते शावेज ने अपने छोटे भाई को देखते हुए कहा था, जिस पर वो आंखों में उम्मीद लिए गोया हुआ था। हम घर चलकर बात करते हैं। पेशानी पर बिखरे बाल साइड करते शावेज ने नम आंखों से उसे देख डाला था। मुझे उफो के घर जाना है। किसके घर? घर जाने की बात पर विजदान की जुबान फिसली थी, जिस पर शावेज ने उसकी बात ना समझते हुए पूछा था, जिस पर वो आंखें बंद करता सीट से टेक लगा गया था। इस वक्त कहाँ होते हैं वो? विजदान को आंखें मूंदे देख शावेज ने वहाब साहब की घर में मौजूदगी का पूछा था। नशे की ज्यादती से विजदान पर नींद का गलबा तारी हुआ था, जिस पर वो शावेज को सुन तो रहा था पर जवाब देने से कासिर था। संभल कर आओ, बाहर गाड़ी। हाशमी विला के बाहर रुकते शावेज ने विजदान को बाहर निकलने में मदद की थी, जिस पर वो मुश्किल संभलता बाहर निकला था। वजी यहाँ आओ। मैं यहाँ हूँ वजी, तुम्हारे पीछे हूँ मैं। हाशमी विला के बड़े से कोने में हंसते मुस्कुराते शावेज विजदान की आवाज चहक रही थी। विजदान जो अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधे अपने बड़े भाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो हर बार उसके पास से गुजरता उससे दूर हो जाता। पकड़ लिया, मैंने शावेज को पकड़ लिया। डैड आप। काफी देर से शावेज को पकड़ने की कोशिश करते विजदान के हाथ आखिर वो आ ही गया था, पर यह सिर्फ उसकी सोच थी। आंखों से पट्टी हटाने पर वहाब साहब को खड़े देख विजदान ने उनके बराबर में खड़े शावेज को देखा था, जो मुस्कुरा रहा था। वहाब साहब जो ऑफिस से आए तो आराम करने के लिए थे, पर शावेज विजदान को खेलते देख वो अपना ऑफिस बैग मुलाजमा को अंदर ले जाने का कहते खुद उनके पास आए थे और शावेज को मुंह पर उंगली रखते चुप रहने का कहा था। अब ये मुझे दो और तुम दोनों भागो, मैं पकड़ता हूँ। विजदान के गाल खींचते वहाब साहब ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधते उन्हें भागने को कहा था। डैड आपके पीछे, डैड। वजी आपके सामने। पहले तो सिर्फ बच्चों को हंसते मुस्कुराते देख रहे थे, पर अब बच्चों के साथ बच्चा बने अपने सर को देख वॉचमैन भी मुस्कुराए थे। शावी हाँ मैं यही हूँ। विजदान के पुकारने पर शावेज हाल में लौटता नम लहजे में गोया हुआ था। मेरा सर दुख रहा है भाई। शावेज के कंधे पर सर रखता विजदान मिनमिनाया था, जिस पर उसकी बात न समझ पाते शावेज ने अपने कंधे पर रखे विजदान के सर पर प्यार किया था और देखते ही देखते शावेज की आंखें नम हुई थी। आज वो पूरे 17 साल बाद इस घर की चौखट पर खड़ा था, जहाँ से
वो ऐसे ही रात गए निकला था और आज अपने भाई की मोहब्बत के हाथ मजबूर होता वो इस दर पर आ खड़ा हुआ था। आराम से जाना। वजी को घर के दरवाजे पर छोड़ता, उसे आराम से जाने का कहता। शावेज बेल बजाता एक साइड पर हुआ था। वजदान सर, आप इस वक्त? गेट खोलते वॉचमैन ने वजदान को देखते हुए पूछा था, जिस पर वजदान ने सामने खड़े वॉचमैन को देखने के लिए आंखें खोली थी। वजी? अभी वो बगैर वॉचमैन के जवाब दिए अंदर की तरफ बढ़ा था कि लड़खड़ाया था, पर बरवक्त सामने आते शावेज ने उसे संभाला था और वहीं बरसों पुराना वॉचमैन इम्तियाज चाचा उसे देखकर मुस्कुराए थे। शावेज बाबा, चाचा इसे अंदर ले जाएं। शावेज को पहचानते इम्तियाज ने पुकारा था, जिस पर वो उन्हें वजदान को अंदर ले जाने का कहता परेशान हुआ था। नहीं शावेज, तुम मेरे साथ रहो। शावेज के थामे हाथ को वह मजबूती से पकड़ता टूटे फूटे लहजे में गोया हुआ था। सब सोए हुए हैं शावेज बाबा। शावेज को परेशान होते देख इम्तियाज ने उसकी परेशानी दूर करते उसे वहाब साहब के सोने की इत्तला दी थी, पर अब इसमें कितनी सच्चाई थी ये तो वक्त बताता। गर्द पड़ने पर भी सरशार हुआ करता था। एक रस्ते से मुझे प्यार हुआ करता था। इन दिनों गम भी ज्यादा नहीं होते थे। मुझे मेरा कमरा भी हवादार हुआ करता था। तू मिला है तो खुला मुझ पे अजब राज कि तू बस मुझे हिज्र में दरकार हुआ करता था। जिस कहानी के तसव्वुर से बहल जाते हैं लोग, इसका मैं मरकजी किरदार हुआ करता था। विजदान का एक हाथ कंधे पर रखता शावेज अपने दिल पर पत्थर रखता उसे लिए अंदर की जानिब बढ़ा था। शावी, विजदान को संभाले वो दबे पांव अंदर दाखिल हुआ था। जब सामने विजदान के महव इंतजार में खड़े वहाब साहब की नजर विजदान को लेकर आते शावेज पर पड़ी थी कि वो उसे देखते हैरान हुए थे, जो हूबहू उन्हें अपने जैसा लगा था। अब के बिछड़े मिल भी गए तो कौन हमें पहचानेगा। वक्त की उड़ती धूल हमारे चेहरों पर जम गई है। विजदान को चुपचाप इसके कमरे में ले जाते शावेज के पांव वहाब साहब की आवाज पर जामिद हुए थे और आंखें पत्थराई थी। कैसे हो तुम? और ये वजी को क्या हुआ है? शावेज को देखकर जहां वो हैरान हुए थे वहीं मदहोश से वजदान को देख वो परेशान हुए थे। शावी, तुम्हें पता है, अब जब डैड परेशान होते हैं या फिर मुस्कुराते हैं उनके प्यारे से चेहरे पर छुड़ियां पड़ती हैं और वो और भी हैंडसम लगते हैं। काउच पर लेटा विजदान पॉपकॉर्न खाता हुआ बराबर में बैठे शावेज को देखता बोला था, और आज वो परेशानी में अया होती झुर्रियां देख शावेज की आंखें नम हुई थी, जिससे वो रुख मोड़ता वहाब साहब से छुपा गया था। वजी, क्या हुआ? डैड देखें, ले आया शावी। सुर्ख आंखों से वहाब साहब की नम आंखों को देखते विजदान ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर शावेज ने हैरानगी से कुछ देर पहले नशे और नींद से निढाल हुआ था और अब वहाब साहब के सामने वो काफी हद तक बेहतर हाल में दिखाई दे रहा था। विजदान? बेयकीनी से विजदान को देखते शावेज ने कंधे पर रखा विजदान का हाथ दूर किया था, जिस पर विजदान थोड़ा सा लड़खड़ाया था, पर वो खुद को संभाल गया था। ये सब ड्रामा था तुम्हारा? नहीं शावी, मुझे सर में दर्द है। नहीं था, पर अब मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि एक पैक में ही सब भूल जाऊं और कहीं भी गिर जाऊं। एक नजर अपनी तरफ मोहब्बत से देखते वहाब साहब को देख शावेज ने खफगी से वजदान को घूरा था, जिस पर वो आंखों को खुला रखने की कोशिश में हलकान होता मुस्कुरा कर बोला था, जिस पर वहाब साहब के लब भी मुस्कुराए थे। आखिर को वो अपने कहे मुताबिक शावेज को घर के अंदर ले आया था और अब बारी वहाब साहब की थी। तभी वो बगैर रुके शावेज को सीने से लगा गए थे। शावी, बस खत्म कर दो, दूर हटे। शावेज के गले लगते वहाब साहब ने नम लहजे में कहा था, जिस पर शावेज ने खफा खफा लहजे में बगैर कोई मजाहमत किए उन्हें दूर होने का कहा था, जिस पर वहाब साहब पीछे ना होते उसको मजबूती से पकड़ गए थे, कुजा के वो खुद को छुड़ा ही ना ले। पकड़ कर रखें डैड, नहीं छोड़िएगा। सीढ़ियों पर बैठते हुए वजदान ने अपने बाप और भाई को देखकर नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा था, मैंने कहा छोड़े मुझे मिस्टर वहाब। शावी बाप का नाम नहीं लेते। कल को जब अरहम तुम्हारा नाम लेगा तो सोचा है कितना बुरा लगेगा तुम्हें। अब की बार शावेज ने थोड़े सख्त गिर लहजे में कहा था, जिस पर वहाब साहब उससे भी ज्यादा गुस्से में बोलते उसे चुप करवा गए थे। वो जो वहाब साहब के मुंह से अरहम का नाम सुनकर चुप हुआ था, पर वहाब साहब को लगा था वो उनकी बात का मान रख गया था, तभी वो उससे दूर हुए थे। मैं ऐसा काम ही नहीं करूंगा कि मेरे बेटे को मुझे बदलिहाजी से पुकारना पड़े। तमस्खराना मुस्कुराते शावेज ने नम आंखों से वहाब साहब को देखते कहा था, जो आज भी अपने बेटे की बातों से तकलीफ में मुब्तला हुए थे। तुम्हें तो मैं फिर देखता हूँ। शावी, रुक जाओ। बगैर वहाब साहब की तरफ देखे शावेज अपने नम आंखों को झपकता वजदान पर गुस्सा करता जाने के लिए मुड़ा था, जब वहाब साहब ने उसे रोकने के लिए आवाज दी थी, शावी आज मत जाओ ना। नहीं जाओ। वहाब साहब की आवाज सुनकर वापस जाते शावेज के कदम थमे थे
और उसे रुके देख विजदान ने उसे इल्तिजाई लहजे में रुकने का कहा था, जिस पर शावेज ने मुड़कर एक खामोश नजर वहाब साहब और विजदान पर डालता वहां रुका नहीं था, और उसके इस अमल से वहाब साहब के अंदर खुशी की लहर दौड़ी थी। वजी शावेज के चले जाने पर हवास में आते वहाब साहब ने खुश होते विजदान के पास आते उसे गले लगाया था। डैड वो मान गए हैं, वहाब साहब के गले लगते विजदान ने पुरुमीद लहजे में कहा था, जिस पर वहाब साहब ने नम आंखों से मुस्कुराकर विजदान को देखते उसके बाल बिगाड़े थे। अब तुम मुझे ये बताओ, तुमने ड्रिंकिंग क्यों की? वापिस अपनी जून में आते वहाब साहब विजदान की सुर्ख आंखें देखते उसका कान मरोड़ते हुए बोले थे, अभी पूरी तरह से ठीक हुए नहीं हो और तुमने ये काम शुरू कर दिए। क्यों अपने मुस्तकबिल के दुश्मन बने हुए हो तुम? विजदान की हालत पर तरस खाते वहाब साहब ने उसका कान छोड़ते हुए परेशानी से उसे घूरते हुए कहा था, पी नहीं थी डैड, बस वही किसी ने जूस दिया था तो पी लिया। नहीं पता चला कैसे? तुम क्या बच्चे थे जो पता नहीं चला? डैड आपको पता है पहले कभी पी नहीं तो जायका भी नहीं पता। वहाब साहब की नजरों से डरते विजदान ने अपनी सफाई पेश की थी, जिस पर वो गुस्से से गोया हुए थे, और वही विजदान ने उन्हें देखकर बेबुनियाद बहाना बनाया था, जिस पर वहाब साहब गैर महसूस तरीके से मुस्कुराए थे, पर विजदान को गुस्से से ही देख रहे थे। चलो उठो अब। विजदान की बात पर यकीन करते वहाब साहब ने उसे उठने का कहा था, जिस पर वो अपना सारा वजन ग्रेट पर डालता खड़ा हुआ था। आप जाएं, मैं चला जाऊंगा। वहाब साहब को जाने का कहते विजदान ने अभी पहली ही सीढ़ी पर पांव रखा था कि वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाता गिरने लगा था, जब वहाब साहब ने गुस्से से उसे देखते ऊपर कमरे तक छोड़ने का कहा था। सुबह बात करता हूँ, बेशरम औलाद, इस उम्र में मुझे सहारा देने के बजाय मुझसे ही सहारा ले रहे हो। विजदान को उसके बेड पर लेटता वहाब साहब ने उसके नशे की हालत में होने की वजह से बेड पर लेटते ही आंखें बंद कर गया था। जब टोंट करते वहाब साहब नाराजगी से कहते जाने के लिए मुड़े थे, उफक रुको उफू। वो जो विजदान को छोड़कर जाने लगे थे, जब विजदान की नींद में की बुड़बुड़ाहट सुन वहाब साहब हैरानगी से उसे देखते एक ही जिस्त में उसके पास आए थे। क्या कहा वजी तुमने? विजदान को चुप होते देख वहाब साहब ने उसे दोबारा बोलने के लिए उकसाया था कि कहीं जो उन्होंने सुना वो सच तो नहीं, पर वो नींद में करवट बदल गया था। मतलब मेरा शक ठीक था। उस दिन पार्टी में और ऑफिस जाना और सोहराब साहब को इम्प्रेस करना सब उफक से जुड़ा है। विजदान को सोते देख वहाब साहब विजदान की वो सारी बातें याद करके मुस्कुराए थे जो वो काफी दिनों से नोट कर रहे थे। एक मुस्कुराती नजर अपने लाडले फर्जंद को देखते वहाब साहब रूम का दौड़ आहिस्ता से बंद करते अपने कमरे की सिमत बढ़े थे। क्या हुआ, अब तक सोई नहीं तुम? कल कॉलेज भी जाना है तुम्हें? अपने कमरे में पानी ले जाती मशल उफक के कमरे की जलती लाइट देखकर उसके कमरे में आई थी। क्योंकि डोर लॉक नहीं था तो वो अंदर आती उफक को कमरे में ना पाती बालकोनी में आई थी। जी भाभी, बस नींद नहीं आ रही थी। मशल के अचानक आने पर उफक जो अपनी ही सोचों में गुम थी उसे देखती मुस्कुराई थी। टाइम देखा है और तुम्हें नींद नहीं आ रही? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? दीवार पर नस घड़ी में वक्त देखा था जहाँ रात के 12:30 बज रहे थे, तभी वो परेशान हुई थी। जी तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे ही। ये कहाँ से आया उफो? मशल को परेशान होते देख उफक ने कंधे उचकाए थे, जब मशल की नजर उसके गले में चमकते पेंडेंट पर पड़ी थी। क्या ये भाभी दोस्त ने गिफ्ट किया है? वो जो सबसे छुपाए हुए थी, पर अब इसकी नाइट ड्रेस का डीप गला होने की वजह से उसकी ब्यूटी बोन पर रखा पेंडेंट मुस्कुरा रहा था, और अब मशल के देखने पर वो डगमगाते हुए झूठ बोलती मुस्कुराई थी। ये कौन सी दोस्त है तुम्हारी जो इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रही है तुम्हें? उफक के गले में पड़े पेंडेंट को हाथ लगाकर देखती मशल ने हैरानगी से पूछा था, क्योंकि उफक मशल को 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया था उफक को जानते हुए। इसने कभी भी उफक की किसी ऐसी दोस्त को नहीं देखा था जो उसे इस तरह की गिफ्ट दे या फिर ले। भाभी आप इसे नहीं जानती, मेरे साथ हॉस्टल में रहती थी जब दिया था उसने, पर मैंने पहना आज है इसे। मशल के तफ्तीशी अंदाज से डरती उफक ने अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए कहा था, जिस पर मशल ने पुरसोच अंदाज में फकत गर्दन हिलाई थी। भाभी आप पानी लेने के लिए आई थी, भाई इंतजार कर रहे होंगे। मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सोती हूँ। मशल के हाथ में मौजूद पानी का जग देखती उफक ने उसे इनडायरेक्टली जाने का कहते खुद भी सोने के लिए बेड की तरफ बढ़ी थी। हाँ चलो ठीक है, सो जाओ। उफक को देख मशल बेध्यानी में कहती चली गई थी, जिस पर उफक लंबी सांस लेती बेड पर लेटी थी। चलें गुड़िया, देर हो रही है। नाश्ते से फारिग होते आदिल ने उफक को चलने के लिए कहा था। आज से उफक का कॉलेज स्टार्ट था, इसलिए उसे कॉलेज जाने की जिम्मेदारी आदिल और लेकर आने की जिम्मेदारी वहाज ने संभाली थी। तभी खामोशी से उफक को देखते आदिल ने चलने का कहा था, जिस पर वो जूस खत्म करती खड़ी हुई थी। खुदा हाफिज पापा। अपना कॉलेज बैग आदिल को थमाती उफक सोहराब चौहान के गले लगती मुस्कुराती।
मुस्कुराई थी। खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना और गाड़ी आराम से चलाना आदिल। उफक का माथा चूमते सोहराब साहब ने उसे ख्याल रखने का कहते आदिल को भी आराम से ड्राइव करने का कहा था, जिस पर वो मुस्कुराकर गर्दन हिला गया था। खुदा हाफिज। सबको हाथ हिलाकर अल्लाह हाफिज कहती उफक आदिल के पीछे हुई थी, जो उसे आने का कहता लाउंज की राहदारी अबूर कर गया था। आराम से उफो। उफक को आदिल के पीछे भागते देख फहाज ने फिक्र से कहा था, जिस पर वो पीछे मुड़ती थम्स अप का इशारा करती भागी थी। और उसकी इस हरकत पर मशल, सोहराब साहब सब मुस्कुराए थे। पता नहीं कब बड़ी होगी मेरी बेटी। उफक को बच्चों की तरह भागते देख सोहराब साहब ने दिल में सोचा था, पापा मैं और वहाज ऑफिस के काम खत्म करके हाशमी साहब के पास जाएंगे। कुछ डिटेल्स हैं, वो कह रहे थे बैठकर डिस्कस करनी है। खामोशी से नाश्ता करते सोहराब साहब और आतिफ को देखते आसिम ने उन्हें वहाब साहब से हुई मुलाकात बताई थी। वहाब साहब से हुई बात बताई थी, पर विजदान तो आज ऑफिस में ही होगा ना, फिर वो भी तुम्हारे साथ जाने वाला है। आसिम की बात सुनते आतिफ ने विजदान का पूछा था। जी भाई, वो ऑफिस में ही होगा। वहाब सर ने बताया है कि विजदान को कुछ खास समझ नहीं है इस काम की, इसलिए वो सारी डिटेल्स भी खुद ही देंगे और वहाज पर प्रेजेंटेशन देगा। पर ये कैसे मुमकिन है? आतिफ के पूछने पर आसिम ने उसे विजदान की बिजनेस में जीरो होने का बताया था, जिस पर सोहराब साहब ने परेशानी से पूछा था, पता नहीं पापा, शायद उसे काम में इंटरेस्ट ना हो। सोहराब साहब के पूछने पर आसिम ने कंधे उचकाते जूस का गिलास उठाया था। जिस तरह का वो लड़का है, मुझे तो लगता है सारी उम्र वहाब सर ने ही मेहनत करके खिलाया है उसे, आवारा कहीं का। मतलब? आसिम की बातों पर नाश्ते से फारिग होते फहाज ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए वजदान के शोक मिजाजी पर चोट की थी, जिस पर सोहराब साहब ने उसे देखते हुए पूछा था, मतलब पापा वो ऑफिस में होता जरूर है, पर उसका ध्यान नहीं होता, या तो फोन में मसरूफ होता है या फिर अपने कैबिनेट में पता नहीं क्या कर रहा होता है। किस्मत से निकलता है। सोहराब साहब के पूछने पर फहाद सीधा होता जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ बोला था, लगता नहीं है वैसे मुझे वो ऐसा, तो आइंदा किसी के बारे में जाने बगैर तबसरा करने से गुरेज करना। विजदान के बारे में कहे वहाज के अल्फाज सोहराब साहब को अच्छे नहीं लगते थे, तभी वो उसे सख्त लहजे में कहते डांट गए थे, जिस पर आतिफ आसिम ने एक दूसरे को देखते सोहराब साहब को देखा था, जो बड़े ही फ्राक दिली से विजदान की तारीफ कर रहे थे, जिन्होंने अपने बेटों की तो शायद कभी तारीफ नहीं की, पर विजदान की तारीफ का वो कोई मौका नहीं छोड़ते। विजदान की पर्सनैलिटी और उसके बात करने का अंदाज सोहराब चौहान को पहली बार में ही बहुत अच्छा लगा था, और अब तो वो अक्सर ही किसी न किसी काम के लिए उनके पास होता तो बहुत ही नरमी से बात करता था। कल की ही बात है जब वो सोहराब साहब के कैबिनेट में आता उनसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछने आया था, जो उसके समझ से बाहर था या फिर वो उसे बाहर किए हुए था, ये तो वो जानता था, या फिर खुदा। ओके पापा, फिर चलते हैं। हाँ चलो, मैं तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। आज आतिफ को लेट हो जाएगी, मशल को अस्पताल लेकर जाना है इसे। जी पापा, क्यों नहीं। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज भाभी। नैपकिन से मुंह साफ करते सोहराब साहब भी आसिम और वहाद के साथ जाने के लिए खड़े हुए थे, जिस पर वो आतिफ और मशल को खुदा हाफिज कहते निकले थे। जरूरत हुई तो बुला लूंगा, वरना आराम से जाना और आराम से आना, और अपना और मशल का ख्याल रखना, और जो भी हो परेशान होने की जरूरत नहीं है। गाड़ी में बैठते सोहराब साहब ने आतिफ को अच्छे से समझाया था, जिस पर वो फकत गर्दन हिलाता मुस्कुराया था। 2-4 दिनों से मशल की तबीयत कुछ नासाज थी, जिसकी वजह से वो ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती थी। उसकी इसी तबीयत को देखते आतिफ ने आज एक अच्छे डॉक्टर से उसके लिए अपॉइंटमेंट ली थी, और सोहराब साहब को आगाह करते उसने ऑफिस आने से मना किया था, जिस पर सोहराब साहब ने कोई भी एतराज न करते उसे मशल के साथ रहने का कहा था। आतिफ, आपका फोन। आप क्यों आई बाहर? मशल। मुलाजमा के साथ नाश्ते की मेज समेटती मशल आतिफ का फोन बजने पर उसे देने के लिए आई थी, जिसे देख आतिफ ने फिक्र से उसे देखा था। चलें। हेलो जी, आतिफ चौहान बात कर रहा हूँ, पर माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। मशल के कंधे पर हाथ रखते आतिफ ने उसे अंदर ले जाते हुए कॉल अटेंड की थी। अननोन नंबर होने की वजह से वो मुकाबिल को ना पहचानते हुए पूछ रहा था, कमीने मुझे भूल गया। आतिफ के ना पहचानने पर मुकाबिल नाराजगी से गोया हुआ था। शावेज तू? मुकाबिल की नाराजगी और उसका लबो लहजा पहचानते आतिफ ने खुशी से उसे कहा था, जिस पर मुकाबिल ने फकत हंकार भरी थी। सॉरी यार, न्यू नंबर था इसलिए नहीं पहचाना। चल कोई बात नहीं, ये अब न्यू सिम कार्ड लिया, तेरी याद आई तो सोचा पूछ लूं, सेठ साहब कहाँ हैं? शावेज की नाराजगी समझते आतिफ ने हंसते हुए कहा था, जिस पर वो मुस्कुरा कर कहता उसे हमेशा की तरह सेठ कहता बोला था, आज तो घर पर हूँ, तू बता कहाँ है? पाकिस्तान। आतिफ को अपने दोस्त के साथ हंसते हुए देख मशल ने उसे खफगी से देखा था, जिस पर वो उसे आंखों में इशारा करते हुए शावेज से मुखातिब हुआ था। हाँ, आजकल पाकिस्तान आया हुआ हूँ, तू बता आ रहा है या मैं आ जाऊँ? बहुत दिल चाह रहा है तुझे देखने को आतिफ जानम। हा हा। आतिफ के पूछने पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराते हुए शावेज ने शोखी से कहा था,
कॉलेज टाइम से ही वो आतिफ को अपनी जानम कहता आया था। आज भी उसके जानम कहने पर आतिफ कहका लगा गया था। जरूर जानू, मिलते हैं शाम में। शावेज को उसी की टोन में जवाब देते आतिफ को हैरत से देखती मशल उसका हाथ दूर करती, दोनों हाथ कमर पर रखती उसे घूर कर देखने लगी थी। अच्छा फिर मिलते हैं जानू, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। दिन रात तेरी याद में सताए हुए थे, ना सो पा रहा था ना जाग पा रहा था। भाभी है क्या पास में? मशल के घूरने पर आतिफ ने उसे और जलाने का सोचते बातों को तूल दी थी, जिस पर फोन की दूसरी साइड पर उसकी बातों को गौर से सुनता शावेज पहचान गया था। हाँ जानू, आई मिस यू। ओके, फिर बात होती है। शावेज को इशारतन बताते आतिफ ने मशल के तेवर बिगड़ते देख कॉल डिस्कनेक्ट की थी। क्या हुआ? मशल के गुस्से से देखने पर आतिफ ने उसके पास आते ठोड़ी पकड़ते हुए पूछा था। दूर रहें, जाएं अपनी जानू के पास। आतिफ की मुस्कुराहट मशल को खुली थी, जिस पर वो गुस्से से लाल होती उसका हाथ दूर छटकती बोली थी, और वहीं आतिफ की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। चलो तुम तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर मुझे जानू से भी मिलने जाना है। अपनी जानू को डॉक्टर के पास लेकर जाएं, मुझे नहीं जाना। मशल के गुस्से से लाल होते गाल खींचते आतिफ ने शौकी से मुस्कुराते हुए उसे तैयार होने का कहा था, जिस पर वो उसे नम आंखों से देखती नाराजगी से कहती जाने के लिए मुड़ी थी। मशल यार, एक ही जिस्त में उसकी कलाई पकड़ते आतिफ ने उसे अपने रूबरू किया था, जिस पर वो इस अचानक इफ्तादा के लिए तैयार ना होती सीधा आतिफ के चौड़े सीने से टकराई थी। यार वो मेरी जानू का नाम तो सुन लो। मशल की आंखों से निकलते आंसू साफ करता नमी से गोया हुआ था, जिस पर मशल ने खफगी से उसे घूरा था। नहीं सुनना मुझे, जो भी हो, आपने मुझे धोखा दिया है। आतिफ की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करती मशल ने नम लहजे में उसे देखते हुए कहा था, जिस पर आतिफ की मुस्कुराहट सिमटी थी। धोखा नहीं दिया यार, वो शावेज था मेरा दोस्त, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो एक इकलौता दोस्त है मेरा। मशल के चेहरे को दोनों हाथों में लेते आतिफ ने नरमी से उसे बताया था। शावेज के बारे में तो मशल अच्छे से जानती थी, क्योंकि वो आतिफ के मुंह से कई बार उसका जिक्र सुन चुकी थी, और ये बात भी वो जानती थी कि आतिफ बहुत किस्मत से दोस्त बनाता था। सच में तो पहले तो नहीं बताया आपने कि आप उसे जानू कहते हैं। आतिफ की बात पर यकीन करने के बाद भी मशल को शक गुजरा था। उसने आज मुझे जानम कहा तो जानू याद आ गया बस। मशल के बाल पीछे करते आतिफ ने उसे मोहब्बत से देखा था। अब तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। हाथ में बंधी घड़ी में वक्त देखते आतिफ ने उसे जल्दी तैयार होने का कहा था, जिस पर वो मुस्कुराती नजरों से उसे देखती गर्दन हिलाती तैयार होने के लिए गई थी। गुड मॉर्निंग मॉम। दुखते सर को थामे वजदान डाइनिंग रूम में अपने मोबाइल पर किसी से बातों में मसरूफ आयमा के पास आता बोला था। आज इतनी लेट उठे हो, तबीयत ठीक है? वो जो समझी थी वजदान भी ऑफिस गया होगा, पर उसे सुबह के 10 बजे रफ से हुलिये में देखकर हैरान हुई थी। जी मॉम, कल लेट सोया था और आज तबीयत भी ठीक नहीं है। सर में होती टीसों को दबाते हुए वजदान ने आयमा बेगम को देखते हुए कहा था। तो अब तुम्हें ऑफिस जाना है या फिर नहीं? वजदान की सुर्ख आंखें देखती आयमा बेगम ने किसी भी जज्बे से आरी लहजे में पूछा था। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, आप मेरा नाश्ता बनवा दें। मैं आयमा बेगम का लहजा समझते वजदान उन्हें नाश्ता बनाने का कहता जाने के लिए खड़ा हुआ था। किस्मत बुरी सही, पर तबीयत बुरी नहीं है। शुक्र की जगह की शिकायत नहीं मुझे। सादिक हूँ अपने कौल में, मैं गालिब खुदा गवाह कहता हूँ, सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। आयमा बेगम की नाराजगी से बखूबी वाकिफ वजदान ने एक नजर खामोश बैठी आयमा बेगम पर डालता लाउंज से चला गया था। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है सोहराब चौहान, और तुम्हारी इस लाडली की वजह से। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम मेरी माँ के साथ अब मेरे भी सबसे बड़े दुश्मन हो। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब आयमा बेगम उसे तकलीफ में देखने के बावजूद उसके पास नहीं आई थी, और इन सब का जिम्मेदार वो उफक और सोहराब चौहान को ठहराता एक और अज़म लेता अपने मोबाइल पर उफक का नंबर डायल करने लगा था, जिसकी जवाब में उसे सिर्फ नाकामी मिली थी। जब ही वो फोन गुस्से से बेड पर फेंकता फ्रेश होने के लिए बढ़ा था। हेलो नौफिल, मैंने तुझे सारी डिटेल्स का कहा था। कब तक होगा मेरा काम? एक काम नहीं कर सका तू? फ्रेश होकर निकलता वजदान नौफल का नंबर डायल करता अपना गुस्सा नौफिल पर निकालता हुआ गुस्से से गोया हुआ था। यार सब्र रख, तेरे कहने के हिसाब से मैं काफी कुछ पता कर चुका हूँ, पर तुझे पता है सालों पुरानी मालूमात निकालने में वक्त लगता है। वजदान के गुस्सा करने पर नौफिल ने उसे तहम्मुल से काम लेने का कहते देरी की वजूहात बताई थी। ठीक है, जैसे भी कर, मुझे 2 दिन के अंदर ही सब मालूमात चाहिए। अब और देर नहीं कर सकता मैं। पर ये तू क्यों कर रहा है वजी? वजदान के लहजे में गुस्से का अंसर देख नौफिल ने हैरानगी से पूछा था, जिस पर वो बगैर उसे कोई जवाब दिए फोन बंद कर गया था। वजदान की हमेशा से ये आदत रही थी,
वो सिर्फ अपनी सुनना पसंद करता था। बाकी कोई भी उसके सामने कुछ भी कहे उसे कोई सरोकार नहीं होती थी। अरे वहां नहीं जाते, कहते हैं वो घर गंदा है, वहां अच्छे लोग नहीं जाते। होगा गंदा, मैं अपनी बॉल लेकर वापस आ जाऊंगा। क्रिकेट खेलते बच्चों का बॉल जकिया बेगम की हवेली में गिरा था, जिस पर एक 14-15 साल बच्चा लेने के लिए भागा था, पर उसके एक दोस्त ने उसका हाथ पकड़ते उसे वहां जाने से रोका था। जिस पर वो बच्चा अपने दोस्त को दो टोक जवाब देता हुआ हवेली की तरफ बढ़ा था। किसी को भी हवेली के दरवाजे पर ना पाता वो बच्चा दबे पांव अंदर दाखिल हुआ था और अपना बॉल तलाश करना शुरू किया था। जब एक गाड़ी आती उसे दिखाई दी थी, जिसे देखकर वो हवेली के बोसीदा गार्डन में लगे बड़े बड़े दरख्तों के पीछे छुपा था। तब एक औरत बदलिहाज कपड़ों में मलबूस गाड़ी में बैठे शख्स के गले लगती हुई नीचे उतरती थी। मैं फिर आऊंगा, मोहब्बत से हाथ चूमते शख्स ने दिलफरेब मुस्कुराहट सजाते हुए कहा था। मैं इंतजार करूंगी आपका, अदा से कहती गुलबहार ने गाड़ी में बैठे शख्स के चेहरे पर अपनी खूबसूरत लंबे नाखून को फेरा था, जिस पर गाड़ी में बैठे शख्स के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आई थी। काफी दिनों से गुलबहार की तबीयत काफी अजीब थी और उसकी वजह थी उसकी इस दुनिया में आने वाली औलाद। जब से गुलबहार को ये खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है, तो उसने सोचा कि वो ये सब यही खत्म कर देगी। फिर सोहराब चौहान को हाथ में करने का सोचती गुलबहार ने इस बच्चे को जन्म देने का सोचा था। इसीलिए उसने 2 माह पहले सोहराब को कॉल करके बुलाया भी था, पर सोहराब चौहान उसे आने का कहते ना आए थे। जब गुलबहार ने सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला किया और वो डॉक्टर के पास गई, पर वक्त ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर ने उसका इन सब में साथ देने से साफ मना किया था। जिस पर वो जकिया बेगम के पास गई थी और उन्हें सब बताया था। और जब जकिया बेगम ने इस बच्चे को जन्म देने का कहते उसे ये कहा था कि अगर सोहराब आ गया तो उसे उसके औलाद दे देंगे, नहीं तो उसने इस बच्चे या बच्ची को सारी जिंदगी यहीं रखने का कहा था। जिस पर गुलबहार राजी तो नहीं थी, पर फिलहाल चुप हो गई थी और वही हवेली के बाहर ही गाड़ी खड़ी करता सोहराब चौहान आज गुलबहार से मिलने के लिए आया था। पर सामने का मंजर देख उसकी आंखों के शोले भड़के थे। क्या कमी रह गई थी इनके प्यार में जो गुलबहार इनके साथ बेवफाई कर गई थी। ये जगह तो वाकई में बहुत गंदी है, और आंटी तो इस जगह से भी गंदी। गुलबहार को देखते बच्चे ने बुरी बुरी शक्लें बनाते दिल में सोचा था। उसे गुलबहार से ऐसे बदतमीजी को देखते बच्चे ने अपना बॉल देखना शुरू किया था और वहां से जाने के लिए जल्दी की थी। मिल गया। बॉल मिलने पर वो अपना बॉल लेता जैसे आया था वैसे ही जाने लगा था, जब उसकी नजर सामने हैरत से कंग खड़े सोहराब चौहान पर पड़ी थी, जो जकिया बेगम की हवेली में इस बच्चे को देखते उसका हाथ पकड़ते साइड पर ले गए थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा? ये जगह बच्चों के आने की नहीं है। आतिफ के हम उम्र बच्चे को हवेली में देखकर सोहराब चौहान को बेसाख्ता अपने बेटे का चेहरा दिखाई दिया था, जिस पर वो उस बच्चे को अपने बच्चों की तरह समझता हुआ गोया हुआ था। आज उसे अपने इंतखाब से तो नफरत हुई थी, साथ में उसे इस जगह और यहाँ के लोगों से भी नफरत हुई थी। अंकल, मैं यहाँ अपना बॉल लेने के लिए आया था। हाथ में मौजूद बॉल आगे करते बच्चे ने मासूमियत से कहा था, जिस पर सोहराब चौहान ने नम आंखों से उसे देखा था। पर आप यहाँ क्यों आए? आपको भी तो पता है ये जगह गंदी है। फिर मैं आज सच्चाई से आशना होने आया था। अब आप यहाँ से जाओ। ग्रे कॉटन के सूट में मलबूस सोहराब चौहान को देखते इस बच्चे ने सवाल किया था, जिस पर वो एक नजर सामने चहक चहक कर बात करती गुलबहार को देखते गोया हुए थे, जिस पर वो बच्चा गर्दन हिलाता हुआ वहां से भागा था। कहते हो ना देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजिए, हमने मुद्दा पाया। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। दोस्त दारे दुश्मन है, एतमादे दिल मालूम, आह बेअसर देखी, नाला नारसा पाया। सादगियों परकारी, बेखुदियों होशियारी, हुस्न को तगाफिल में जुर्रत आजमा पाया। गुंजा फिर लगा खिलने, आज हमने अपना दिल खूं किया हुआ देखा। गुम क्या हुआ पाया, दिले हाल नहीं मालूम, लेकिन इस कदर यानी हमने बारहा ढूंढा, तुमने बारहा पाया। शोरे पंदे नासिह ने जख्म पर नमक छिड़का, आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया। गुलबहार की बेवफाई पर उसे अजीब नजरों से देखते सोहराब चौहान गुस्से में कोई भी बात न करने का सोचते खुद पर जब्त करता अपनी गाड़ी में बैठता तेज रफ्तार में चलाता वहां से निकला था। अस्सलाम वालेकुम सोहराब चौहान। वालेकुम अस्सलाम। वहाब, आप यहाँ? सोहराब चौहान के कैबिनेट में दाखिल होते वहाब ने बुलंद आवाज में सलाम किया था, जिस पर सोहराब चौहान ने थोड़ा सा चौंकते हुए अनदेखते जवाब दिया था। आदिल और आसिम को सारा काम समझाते वहाब साहब सोहराब चौहान से मिलने के लिए उनके ऑफिस तशरीफ लाए थे। हाँ, आपसे कुछ बात करनी थी। 1-1.5 माह में सोहराब और वहाब की अच्छी खासी बातचीत हो गई थी। जी जी बैठें, तो कॉफी भेज दें।
वहाब साहब को बैठने का कहते सोहराब चौहान ने कॉफी का ऑर्डर दिया था। क्या बात करनी है? बच्चों से काम में कोई गलती हुई है क्या? वहाब साहब को खामोश देख सोहराब साहब ने परेशानी से पूछा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, माशाल्लाह बहुत काबिल बच्चे हैं। सोहराब साहब को परेशान होते देख वहाब रियाज ने मुस्कुराकर कहते पानी का गिलास उठाया था। पता नहीं आपको कैसा लगेगा जो बात मैं करने वाला हूँ। पानी पीकर गिलास टेबल पर रखते वहाब साहब थोड़े कुछ नहीं लगे थे। मुझे आप आराम से बात करें, झिझकते हुए गोया हुए थे, जिस पर सोहराब साहब